नमस्कार दोस्तों, अफोर्डेबल हाउसिंग के 7 पॉइंट्स बताऊंगा। बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कहाँ अप्लाई करें, क्योंकि थोड़ी चॉइसेस बढ़ जाती है तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है। डिसीजन मेकिंग सीरीज तो मैं लॉन्च कर चुका हूँ, वो ज़रूर देखना। अब इसके 7 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4 को समझ लो। प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 को तो भूल जाओ, अल्ट्रा पुअर के लिए है। मेरे ऑडियंस में कोई भी उसमें क्वालिफाई नहीं करता। आप प्रायोरिटी 3 एंड प्रायोरिटी 4 को समझें। अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी दिल्ली एनसीआर, हरियाणा या चंडीगढ़ में है, प्रॉपर्टी है आपके नाम पे, तो आप और आपकी वाइफ प्रायोरिटी 4 हो जाते हैं। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में हस्बैंड वाइफ इज कंसिडर्ड एज वन एंटिटी। बच्चे तो 18 साल से नीचे अप्लाई कर ही नहीं सकते, और 18 साल से ऊपर दे आर ए डिफरेंट एंटिटी। तो अगर आपका 18 साल से ऊपर बच्चा है, उसके नाम पे अप्लाई की जा सकती है। पैन और आधार होना चाहिए। उसी तरह माता पिता एक अलग एंटिटी हैं, ये समझ लें। पिताजी के पास प्रॉपर्टी है इन 3 जगह में जो बताया मैंने, तो आपकी माताजी इज प्रायोरिटी 4, आप ये समझ लें सबसे पहले। और प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4 को ये समझें दोबारा कि प्रायोरिटी 3 इज प्रॉपर्टी इंडिया में कितनी मर्जी हो, इन 3 जगह नहीं होनी चाहिए, तो आप प्रायोरिटी 3 हो, ये चीज़ समझ लें। और एक मेन चीज़ अप्लाई करने से पहले ये समझें, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा कि अगर 100 फ्लैट हैं किसी अफोर्डेबल में और 105 एप्लीकेशन प्रायोरिटी 3 वालों की आई और 100 एप्लीकेशन प्रायोरिटी 4 वालों की आई, तो वो 105 ही डलेंगी और उसमें से 100 फ्लैट ड्रॉ से उनको दे दिए जाएंगे। प्रायोरिटी 4 की एप्लीकेशन डलेंगी ही नहीं। तो जो पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे एमआरजी 106 आया, वहां मैं पहले ही एडवाइस कर रहा था, डू नॉट वेस्ट टाइम, बिकॉज वो प्रायोरिटी 4 अगर आप हैं तो प्रायोरिटी 4 की डलेगी नहीं। वहां एप्लीकेशन 6-7 गुना गई, तो जिन लोगों ने भी किया उनकी डली नहीं, उनका फालतू का टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन जो लोग टच में थे, जिनको मैंने गाइड किया, बताया, कॉन्शियंट हैबिटेट सेक्टर 99 में 3 BHK एंड 2 BHK भी बहुत ओवर सब्सक्राइब हुआ था, पर जो मेरे से टच में थे उनको मैंने गाइड किया था कि गो फॉर 2 BHK इफ यू आर प्रायोरिटी 4। निकल जाएगा, बहुतों का निकला। आपका निकला तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। आप समझे, प्रायोरिटी 4 का निकला, क्योंकि वहां जो 2 BHK था उसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस आई तो प्रायोरिटी 3 की कम आई, और जो स्लॉट बच गए थे वो प्रायोरिटी 4 की एप्लीकेशन उसके अंदर डली। तो अगर सपोज 100 फ्लैट हैं और 80 एप्लीकेशन ही प्रायोरिटी 3 की आई, तो जो 20 बच गए फ्लैट, वो जो प्रायोरिटी 4 की आएगी उनका ड्रॉ से होगा। तो यानी कि प्रायोरिटी 3 हैज टू बी एग्जॉस्टेड कंप्लीटली फॉर प्रायोरिटी 4 टू कम। नाउ प्रायोरिटी 4 का एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा ब्रांड का, जो प्रायोरिटी 4 वाले हैं और अभी करना चाहते हैं, दे कैन गेट इन टच विद मी थ्रू द नंबर गिवन थ्रू व्हाट्सएप। प्रायोरिटी 4 वालों का चांसेस जिसमें हैं, मुझे लग रहे हैं, वो कनेक्ट कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट में। अदरवाइज कोई बहुत अच्छा के चक्कर में प्रायोरिटी 4 का तो कुछ होगा नहीं। अब आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट, कौन सा अच्छा बिल्डर है, खराब बिल्डर है, ये बिल्डर है, बहुत इस पे चर्चा है। तो सिंपल सी आज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, एमआरजी, सिग्नेचर, जीएलएस, कॉन्शियंट, दीज आर द टॉप गाइज। डिलीवरी कर चुके हैं अदर देन एमआरजी बिना डिलीवरी करे ही काफ़ी अच्छा प्लेयर एमर्ज कर रहा है, एंड वी नो उनके प्रोजेक्ट्स तेजी से चल रहे हैं, गुड क्वालिटी है उनकी। बाकी तीनों ने तो डिलीवरी का अच्छा रिकॉर्ड है, बाकी तीनों का जो मैंने नाम बताए। एंड उसके बाद कुछ ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं अभी जिनका नाम बदनाम नाम है ना नाम है, तो वो थोड़ा सा एक आधा प्लेयर है, उसको मैं कह सकता हूं अवॉइड कर लो। एक बदनाम टाइप नाम है, उसका भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। आप सबको, ये दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, आप सबको देखना है, एज ऑफ नाउ द रनिंग नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैज क्रॉस 23,000 इन अफोर्डेबल हाउसिंग। 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ था ये ऑनलाइन। 23,000 से ज़्यादा एप्लीकेंट नंबर जा चुके हैं। अभी तक जितनी अफोर्डेबल आई हैं मैंने उनको काउंट किया है, 7400-7500 यूनिट हैं टोटल। तो 7400-7500 जो यूनिट्स हैं उस पर 23,000 लोगों की इच्छा जाहिर लोग कर चुके हैं। तो ओवर सब्सक्राइब तो हो रहा है, अदर देन फ्यू प्रोजेक्ट्स जो मैंने बताया, एक आधा प्रोजेक्ट को छोड़ के बाकी सारे के सारे ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो येस, इस सेगमेंट में डिमांड है। ये
जेन्युइनली लोगों को चाहिए, लोगों को समझ में आ गया कि इस रेट पे 25 लाख रुपए में पूरे कंट्री में प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी लॉन्च्ड माय वन कंस्ट्रक्शन। तो ये चीज़ लोगों को समझ में आ रही है। तो तीसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप प्रायोरिटी 3 हैं। आप यहाँ भी प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 3, आपका यहाँ भी निकल गया, यहाँ भी निकल गया, तो 2 जगह निकल गया तो 1 जगह रख सकते हो। 1 जगह निकल गया तो भी प्रायोरिटी 3 अप्लाई करके इसको कैंसिल करा सकते हो, रख एक सकते हो सिर्फ आप। ये रूल है अफोर्डेबल का कि रख आप एक ही सकते हो, आप दूसरा नहीं रख सकते। आपका अगर अफोर्डेबल निकला हुआ है पति का, तो पत्नी के नाम पे अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट आस्क दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं पहले ही आंसर कर दूंगा। जो मैं 7-8 चीज़ें बताने वाला हूं, उसके बावजूद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चौथी चीज़, अगर आप विड्रॉ करते हैं, ड्रॉ होने से पहले तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन रिफंड आपका ड्रॉ के बाद ही आएगा। तो ये मत सोचना मैंने ऐसे ड्रॉ किया और मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। बैंक अकाउंट की एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। आप मदर ले रही हैं, मदर के पास ऑनलाइन बैंकिंग नहीं, आप अपने अकाउंट से मदर की पेमेंट कर सकते हैं और अपना ही अकाउंट नंबर दे सकते हैं फॉर द रिफंड, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को नहीं आती है ऑनलाइन बैंकिंग और ये सारे काम धाम नहीं आते, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत है किसी भी तरह की, तो दैट हेल्प आई एम गिविंग ऑनलाइन अप्लाई करने में, यू कैन गेट इन टच, क्योंकि उसमें कुछ डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है। अभी एफिडेविट का चक्कर आ गया है। 5वीं चीज़, रिफंड का, जब रिफंड की बारी आएगी तो इसको ध्यान से सुनना है। ड्रॉ हो गया है, रिफंड करना है, तो अगर आपका निकल गया है और आप कैंसिल कराना चाहते हैं और अब रिफंड लेना चाहते हैं तो बिल्डर से मिलेगा। आपका निकल गया और कहीं और भी निकल गया तो आप एक को सरेंडर करना चाहते हैं और निकले हुए का रिफंड आपको बिल्डर देगा। वेट लिस्ट का गवर्नमेंट देगी, टीसीपी वाले देंगे, या नहीं निकला तो टीसीपी, तो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, टीसीपी वालों के पास जाता है। जिन जिन का निकल जाता है वो यहां से बिल्डर के पास चला जाता है। निकलने के बाद कैंसिल करोगे तो बिल्डर के पास जाना है। इसमें एक और कैच है, अगर आपके नाम में, छठा पॉइंट है, अगर नाम में कोई गड़बड़ होगी एप्लीकेशन में, जो भरते हुए मिसेज होता है लोगों का, कोई देवी, कुमार, श्री, इस तरह गड़बड़ हो रही है। बहुत लोगों का केसेस मेरे पास आए, पिताजी का नाम डाला था, माताजी का नाम का सरनेम डल गया, तो अजीबोगरीब नाम बन के अलॉटमेंट आ गई। ऐसा हुआ है लोगों के साथ, क्योंकि अकेले भर रहे हैं, नहीं भरी जा रही, गलती हो जा रही है, ठीक है। तो वो नाम की करेक्शन अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होगी, बिल्डर नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आपने वहाँ अप्लाई किया था, वहाँ क्लियर करो। तो ये थोड़ा डिग्री ऑफ डिफिकल्टी हो गया। आप में से कितने लोगों की ऐसी हो रखी है, क्या हो रखा है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, कोई भी डाउट आ रहे हैं। मेरे को जितने डाउट आते हैं मैं उन पे वीडियो बना देता हूँ, और किसी को क्वेरीज है मैं उन पे फिर और बना दूंगा। 7वीं चीज़, लोन को लेके, लोन में कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अफोर्डेबल हाउसिंग के करने में, तो इसमें एक ये पार्ट है। दूसरा, लोन की प्रक्रिया थोड़ी लेट हो ही जाती है, क्योंकि बिल्डर क्लियरेंसेस लेता नहीं है, वो लोन वाले ना ज़्यादा, और जैसे ही वो अपना अलॉटमेंट लेटर देता है उसके बाद वो पता चलता है कि उस आईसीआईसीआई ने, एचडीएफसी ने, किसी ने अभी तक क्लियर ही नहीं किया, उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, और फिर वो पेनल्टी चार्ज करना शुरू कर देता है। ये एक ग्रे एरिया है। इसका सलूशन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी को लोन लेने में दिक्कत हो रही है तो मेरे एक्सपीडाइट करके मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ। आपको लोन लेने में जितना जल्दी हो सकेगा मैं कर सकता हूं। उसमें सिबिल आपका ठीक होना चाहिए। लोन लेने में माता पिता का अगर निकला है, उनको लोन एलिजिबिलिटी नहीं है, तो आप ब्लड रिलेशन, अगर बेटे हैं तो आप उनके साथ मिलके लोन ले सकते हैं, ब्लड रिलेटिव्स लोन ले सकते हैं। लेकिन उसमें कैच है, शादीशुदा लड़की अपने पिताजी के साथ नहीं ले सकती, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा लड़का लड़की और में थोड़ा सा भेद है, ठीक है। जो जितने फेमिनिस्ट हैं और आवाज़ उठाते हैं, इस चीज़ की आवाज़ उन्हें ज़रूर उठानी चाहिए कि एक शादीशुदा औरत अपने पिताजी के साथ मिलके लोन क्यों नहीं ले सकती अगर वो नौकरी कर रही है। एक लड़का अपने पिताजी के साथ और माताजी के साथ लोन ले सकता है, लेकिन एक शादीशुदा औरत अपने भाई के साथ लेने में भी दिक्कत आती है और माता पिता के साथ आती है। शादीशुदा औरत पति के साथ ले सकती है, तो पति जो है वो भाई साहब, वो अपनी पत्नी के साथ मिलके लोन ले सकता है, भाई के साथ मिलके लोन ले सकता है,
माता के साथ मिलकर लोन ले सकता है और पिता के साथ लेके, है ना अद्भुत बात। पता था आप लोगों को ये बात, ठीक है, गलत बात है या सही बात है, आपको ये बताना है कि ये इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हमें नहीं उठानी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, प्लीज़ शेयर करना अपने ग्रुप्स पे। एंड अफोर्डेबल का बहुत ज़्यादा ये पूछना, ये अच्छी है वो अच्छी है, तो मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा, नौकरी सबसे अच्छी कौन सी है? आईएएस की। तो क्या सिर्फ आईएएस ही अप्लाई करते हैं लोग, बाकी लोग अप्लाई नहीं करते? भाई जौन सा निकल जाए वो अच्छा है, और आपको 50,000 का ही लॉस होगा अगर 2 जगह निकल जाए। तो आप जब अलग अलग नौकरियों में फॉर्म भरते हैं, उनके भी 1,000, 2,000, 3,000 एग्जामिनेशन की कुछ फीस होती होगी, और कई सारी भरते हैं आप, तो आप एक तरह से लॉटरी का टिकट ले रहे हैं। अगर मान लो 2 जगह निकल गई, तो आप जो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है, उसमें ले लेना। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने अप्लाई किया हुआ है और दोनों का ही निकल जाए, तो एक का सरेंडर करना है, तो किसका सरेंडर करोगे? जौन सा ज़्यादा अच्छा निकला हुआ है उसको रख लो, जिसकी फेसिंग अच्छी है, जो अच्छी यूनिट है, और दूसरे को पीएलसी समझ लेना। दोनों एक जैसी निकल गई, दोनों ही इक्वली अच्छी निकल गई, तो लेडी का रख लेना, क्योंकि 2% रजिस्ट्री में बचा लोगे। कल को रेंट आएगा तो इनकम टैक्स का शायद उसको कम मार झेलनी पड़े लेडी को, ठीक है। तो ये इस तरह डिसीजन मेकिंग बहुत सरल तरीके से मैंने बताई है। और कोई क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप टच में रह सकते हैं। मेरे को यही सारे क्वेश्चंस जो आए, इतने मैंने नोट करे थे, तो वीडियो बनाया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। प्लैटिनम मेंबरशिप खुल गई है, उसके बहुत अच्छे अलग से पर्क्स हैं, अलग से भी बताऊंगा वीडियो में। यू कैन एक्सप्लोर दैट ऑप्शन ऑल्सो, एंड शेयर दिस वीडियो इन योर सर्कल एंड विद फ्रेंड्स। क्रिएट दिस अवेयरनेस। अफोर्डेबल हाउसिंग का दिया तेज चल रहा है, तभी थोड़े प्रोजेक्ट्स कई सारे दिख रहे हैं। बुझने से पहले तेज चलता है, एंड वो बुझ जाएगा। एंड क्या कोई कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, उसको मैं कुछ छोटा इनाम दूंगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग अब क्यों नहीं आएंगी, या कहाँ आ रही हैं, और आने की मजबूरी क्या है, कि कितने एकड़ के ऊपर आप दीनदयाल में जा सकते हैं। व्हाट इज दैट दीनदयाल का कट ऑफ? दैट इज वन क्वेश्चन टू द ऑडियंस। एंड जो अच्छे लैंड पार्सल में भी अफोर्डेबल आ रही है, ये मैं कमेंट सेक्शन में आंसर दे दूंगा इसका, आप लोग ढूंढ लेना इस क्वेश्चन का। पर जब ज़्यादा कमेंट्स हो जाएंगे तो बीच में मैं इस चीज़ का आंसर दे दूंगा कि अगर बहुत ही अच्छा लैंड पार्सल है, वहाँ दीनदयाल आ सकती है, तब भी बिल्डर को क्या मजबूरी है अफोर्डेबल लाने की, क्योंकि पैसा तो दीनदयाल में ज़्यादा है, तो भी अफोर्डेबल क्यों ला रहा है। और अफोर्डेबल तकरीबन आपके हिसाब से कितनी आएंगी और कहाँ कहाँ आएंगी? बहुत कम है अभी, मतलब एक हाथ की थंब हटा दो तो उंगलियां कितनी होगी, इनसे भी कम बची हैं, आप ये सोच सकते हो, ठीक है, जो अभी इंफॉर्मेशन है। बाकी सब दीनदयाल लाइंड अप है, सब दीनदयाल की तरफ ही ले जाएंगे, विच इज़ ए नेचुरल थिंग, बिकॉज ये एक युग था, इतने साल चला, बहुत अच्छा था, बहुतों को समझ में आया, बहुत आम आदमी को बहुत चीज़ें मिली। अब युग स्टार्ट होगा आपका, दीनदयाल का युग स्टार्ट होगा, तो दीनदयाल की ही चर्चा होगी। आपको 60 से 90 लाख रुपए की जो चीज़ होगी उसकी चर्चा होगी, एंड उन्हीं की बातें बताई जाएंगी। अब अफोर्डेबल पे बस लास्ट फ्यू डेज़ हैं चीज़ों के, जो कहते हैं लास्ट 2-3-4 महीने हैं, उसके बाद आई डोंट थिंक सो इस फिनेंशियल ईयर के बाद कोई अफोर्डेबल आएगी, क्योंकि वो लाइंड अप तो कहीं दिख नहीं रही। जो भी 3-4 हैं उनका आइडिया है कि कौन कहाँ है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा बताएं, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।